आज चैप्टर 9th में क्लास 9th के अंदर चैप्टर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ये चैप्टर 3 है अपना। इसके अंदर अपन ने फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया था, दोनों के बीच में 2 लॉज दिए थे साइंटिस्ट ने, और कुछ फिलोसोफर्स थे, उन्होंने अपनी क्या क्या थ्योरीज दी थी उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं जॉन डाल्टन के बारे में। तो जॉन डाल्टन ने एटम्स को लेकर के उन्होंने क्या थ्योरी दी है तो उसके बारे में अपन देखते हैं। तो 1766 में ये इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ था, और ये जो टीचर थे धीरे धीरे इन्होंने अपने ये 13 साल की उम्र के अंदर ही टीचर बन गए थे, और उसके बाद में इन्होंने अपनी टीचिंग जो स्कूल में थी उसको छोड़ करके बाद में कॉलेज में प्रोफेसर बन गए थे। इन्होंने अपनी पूरी जो लाइफ है वो टीचिंग में और रिसर्च में ही स्पेंड करी है। 1808 में इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी के अंदर इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है कुछ रूल्स दिए थे कि ये होते ही हैं। तो एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन ने कौन सी थ्योरी दी है? एटॉमिक थ्योरी दी है। ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट, ए कंपाउंड और ए मिक्सचर, चाहे कोई भी मैटर हो, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सचर हो, सब किससे बना है? एक पार्टिकल से बना है। इस पार्टिकल का नाम उन्होंने एटम दिया था। मतलब चाहे एलिमेंट हो, चाहे कोई भी कंपाउंड हो, चाहे कोई भी मिक्सचर हो, वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, और उस पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया? एटम्स नाम दिया। सपोज NaCl, ये भी क्या है? इसके अंदर सोडियम अलग है, ये क्लोरीन अलग है, तो ये सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। ये पार्टिकल अलग है, ये पार्टिकल अलग है, तो हर एक पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। अब इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं, इन पोस्टुलेट्स को अपन देखते हैं। तो इनका फर्स्ट पोस्टुलेट्स ये है कि ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। मतलब जितने भी मैटर है, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे कोई कंपाउंड हो, चाहे कोई मिक्सचर हो, सब किससे बना है? छोटे से पार्टिकल से मिलकर के बना है, जिसको एटम बोला गया है। विच इज़ पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ये जो छोटे से पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल्स हैं, ये किस में पार्टिसिपेट करते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे NaCl, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, जैसे सोडियम और क्लोरीन। अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं तो ये अपने करंट फ्लो करेंगे, तो ये अपने अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करने लगेंगे, तो केमिकल रिएक्शन होगी। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर ये हर एक पार्टिकल अपना अपना रोल प्ले करता है। इसी को क्या बोला है कि इनका फर्स्ट पोस्टुलेट है। सेकंड पोस्टुलेट क्या है? एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल। एटम्स क्या है? वो वाले पार्टिकल है जिनको आगे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको एटम बोला है। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम्स क्या चीज़ है? जैसे सोडियम, एटम ऐसा पार्टिकल है जो कि न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में। ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। जैसे CuSO4 + Zn, ये रिएक्शन करनी है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है, रिएक्शन जब होगी, इन दोनों जिंक और कॉपर सल्फेट की आपस में रिएक्शन होगी, तो अपने पास में प्रोडक्ट बनता है क्या बना? ZnSO4 और Cu। इट मीन्स Zn ने सल्फेट के साथ में रिएक्शन कर लिया, जिंक ने सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लिया, और कॉपर बाहर निकल गया। तो ऐसा तो है नहीं कि कॉपर डिस्ट्रॉय हो गया, ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, और ऐसा भी नहीं है कोई दूसरा जिंक, एक और जिंक आकर के इससे जुड़ गया। ये आपस में चेंज हो सकते हैं, बट इसको हम न तो क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट है इनका थर्ड पोस्टुलेट, एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन। कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, तो इस सोडियम क्लोराइड के अंदर जो सोडियम क्लोराइड में जितने भी एटम्स हैं वो एक
उनका एक पर्टिकुलर मास होता है और एक केमिकल प्रोपोर्शन में ये जुड़ते हैं। अगर ये Na2SO4 तो ये सोडियम सल्फेट है, तो ये है। ऐसा नहीं है कि इस एक ही अपन NaSO4 ले सकते हैं, नहीं, ये फिक्स्ड है कि एक सोडियम और एक क्लोरीन मिल करके एक सोडियम क्लोराइड का एलिमेंट बना रहे हैं। तो उसका एक पर्टिकुलर मास है, मतलब सोडियम का 23 है तो क्लोरीन का 32 है। तो इस तरह से ये आपस में जुड़ करके पर्टिकुलर मास बना रहे हैं और ये केमिकल प्रोपोर्शन के अंदर जुड़े हुए हैं। अगर ये 2Na प्लस Cl एक Cl जुड़ जाता तो वो उस टाइम पे सोडियम क्लोराइड नहीं होता, मतलब कि 2 Na और एक Cl मिल करके NaCl नहीं बना सकते, क्योंकि फिर Na2Cl हो जाएगा, तो ये कोई सोडियम क्लोराइड नहीं होगा Na2Cl। तो एक केमिकल प्रोपोर्शन के अंदर ये आपस में जुड़ते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन। मतलब कि हर एक एटम का एक एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट के अंदर, जैसे ZnSO4 है, जिंक सल्फेट है, तो इसके अंदर हर एक एलिमेंट का, हर एक एटम का अपना अपना मास होगा और अपना अपना केमिकल प्रोपोर्शन होगा। तो जिंक का मास अलग होगा, सल्फेट का मास अलग होगा और ये अपने केमिकल प्रोपोर्शन के अंदर जुड़े हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि जिंक का मास इस ZnSO4 में तो अलग है और ZnS में अलग है, ऐसा नहीं होता। जिंक का अपना मास होगा, जिंक का अपना मास होगा, ऐसा नहीं है कि ये इसके अंदर जा कर के अपना इसका मास चेंज हो जाएगा। उसी तरह से एटम कंबाइन इन अ रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड। एटम्स जो होते हैं, जितने भी एटम्स हैं, उनको कोई कंपाउंड बनाना है तो वो होल नंबर के अंदर जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे H2O तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन मिल करके, एक ऑक्सीजन आपस में जुड़ करके H2O बना रहा है, तो ये होल नंबर में जुड़ा है। ऐसा नहीं है कि हाफ हाइड्रोजन जुड़ा और एक ऑक्सीजन से, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये गलत है, ये सही है। किस में जुड़ते हैं? होल नंबर के अंदर जुड़ते हैं, सिंगल जुड़ते हैं। नेक्स्ट आता है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जैसे ZnSO4 है, तो एक कंपाउंड के अंदर उनका नंबर भी कांस्टेंट रहेगा और एटम्स भी कांस्टेंट रहेंगे। तो जिंक सल्फेट क्या है? ये जिंक सल्फेट तभी बनेगा जब इसके अंदर Zn एक ही होगा और सल्फेट भी एक ही होगा। तो इट मीन्स कि सल्फेट कितने होंगे? SO4 भी एक ही होगा, तब ये ZnSO4 होगा। तो एक कंपाउंड के अंदर तब तक ये ZnSO4 की फॉर्म में रहेगा जब तक कि ये Zn एक ही होगा और SO4 भी एक ही कंपाउंड होगा। तो इनका सिक्स नंबर का पोस्टुलेट था। अब अपने बुक के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट ने इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करा और सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकला। तो सपोज सोडियम कार्बोनेट का 5.3 ग्राम इसका मास था, इथेनोइक एसिड का 6.0 ग्राम मास था। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करे तो 8.2 ग्राम तो सोडियम इथेनोइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम बनी और वाटर बना 0.9 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि टोटल कितना है? 11.3 ग्राम। इधर भी टोटल कितना है? 11.3 ग्राम। तो ये किसको फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स कि मास कांस्टेंट रहता है, चाहे भी कोई भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करे और प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये जो रिएक्टेंट का जो स्टार्टिंग में जो मास रहेगा, टोटल मास, वो प्रोडक्ट का टोटल मास इक्वल होगा। मतलब मास में कोई भी चेंज नहीं होता, मास कंजर्व रहता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, बुक के अंदर दे रखा है कि वाटर का जो वाटर मॉलिक्यूल कब बनता है? जब ये 1:8 रेशो में आपस में जुड़ता है। इट मीन्स H2O कैसे बना? 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2:16, इसको जब अपन कट करेंगे तो 1:8, तो ये 1:8 के रेशो में जुड़ता है। तो सेकंड क्वेश्चन अपना ये दे रखा है कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस।
3 ग्राम हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी, मतलब वाटर बनाना है अपने को वापस। तो अपने पास में अब इसमें दे रखा है हाइड्रोजन कितना है, 3 ग्राम दे रखी है, तो अपने को ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी ये फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, ये क्वेश्चन आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में करके दिखाओगे कि इसका आंसर मेरे को सेंड करोगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर बताऊँगी। थैंक यू।